हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 5th हिंदी का लेसन नंबर 1 राह की रस्सी। लोन्पो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगव सेनगाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ना था। लोन्पो गार जो हैं वो तिब्बत के 32वें राजा सोनगव सेनगाम्पो के मंत्री थे। तो जो लोन्पो गार है वो मंत्री का नाम है और सोनगव सेनगाम्पो राजा का नाम है। तो लोन्पो गार जो है वो अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। तो लोन्पो गार खुद तो जो है वो बहुत ज़्यादा चालाक थे, हाजिर जवाब थे, लेकिन जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनको हर वक्त चिंता लगी रहती थी। कारण यह था कि वह बहुत भोला था, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोन्पो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। कारण यह था कि वो जो लड़का है उनका लोन्पो गार का वो बहुत ही ज़्यादा भोला था, बिल्कुल भी चालाक नहीं था। तो उनको यह चिंता लगी रहती थी कि मेरे बाद मेरे बेटे का जो ज़िंदगी है, मेरे बेटे की ज़िंदगी है वो कैसे चलेगी। एक दिन लोन्पो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। तो लोन्पो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें दी और कहा कि तुम शहर जाओ, और शहर जाकर जब तुम वापस घर आओगे तो भेड़ों के साथ तुम्हारे पास 100 जौ के बोरे भी होने चाहिए। अगर तुम अपने साथ 100 जौ के बोरे ना लेकर आए तो तुम घर में भी नहीं घुस सकते। लोन्पो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तो जब लोन्पो गार का बेटा शहर पहुंचा, उसको समझ में नहीं आ रहा था कुछ, क्योंकि ना उसके पास पैसे थे, ना वो जो है वो भेड़ों को मार सकता था, ना बेच सकता था। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी था कि मैं 100 जौ के बोरे कैसे खरीदूंगा। ठीक है, तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोन्पो गार के बेटे ने अपना हाल सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। तो जब लोन्पो गार का बेटा बहुत दुखी था तो एक लड़की उसके पास आकर खड़ी हो गई। तो उसने उसको पूछा कि आप इतने परेशान क्यों हो। लड़के ने अपनी सारी जो है वो उसको कहानी बता दी। तो लड़की ने कहा कि इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल दूँगी। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। तो लड़की ने क्या करा, जो लड़के के पास 100 भेड़ें थीं उनके बाल उतार कर उसने बेच दिए, और जो पैसे मिले उनसे 100 जौ के बोरे खरीदकर लड़के को दे दिए। तो लड़का अपने घर भेड़े और 100 जौ के बोरे जो है वो लेकर चला गया। लोन्पो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। तो लोन्पो गार के बेटे ने तो सोचा था कि जब उसके पिताजी देखेंगे कि वो भेड़ें और जौ के 100 बोरे लेके आया है तो वो बड़े खुश होंगे, लेकिन उनके पिताजी ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और वो उठकर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। तो उनके पिताजी ने उसको बोला कि तुम जो पिछली बार तुमने बाल बेच दिए थे भेड़ों के, तो मुझे नहीं अच्छा लगा था। इस बार ऐसा काम मत करना, और इन भेड़ों को तुम दोबारा से लेकर जाओ शहर, और दोबारा से 100 जौ के बोरे खरीद कर लेके आओ। एक बार फिर निराश लोन्पो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा।
ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कहा सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। तो लड़का निराश होकर फिर से शहर चला गया, लेकिन उसको ये लग रहा था कि लड़की उसकी मदद करने के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। लड़की जो है वो उसकी मदद के लिए आई। तो लड़के ने अपनी मुश्किल जो है वो लड़की को सुना दी। लड़की ने बोला कि मेरे पास इसको हल करने का मुश्किल को हल करने का एक तरीका है। उसने क्या करा, पिछली बार तो उसने भेड़ों के बाल उतारे थे, इस बार उसने उनके सींग काट दिए, और सींग काट कर जो भी पैसे मिले उन पैसों से उसने जौ के 100 बोरे खरीद कर उस लड़के को दे दिए और उसको घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजय भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। तो भेड़े और जौ के बोरे थे उसने अपने पिता को दे दिए। लेकिन लोनपोगार को बड़ी हैरानी हुई कि इतनी लड़की होशियार है। तो उन्होंने क्या करा, लड़की की होशियारी को जांचने के लिए उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, लड़की से बोलो कि मुझे वो 9 हाथ लंबी एक राख की रस्सी बना कर दे। तो लड़के ने यही बात जाकर उस लड़की को बोल दी कि मेरे पिताजी ने आपको 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाने के लिए कहा है। लड़की ने शर्त जो है वो मंजूर कर ली, लेकिन उसने आगे एक और शर्त रख दी कि मैं रस्सी तो बना दूंगी, लेकिन आपके पिता को वो गले में पहननी होगी। लोनपोगार को लगा कि वो लड़की ऐसे ही बोल रही है और रस्सी नहीं बना पाएगी, क्योंकि राख की रस्सी बनाना असंभव है। तो इसीलिए उन्होंने उस लड़की की जो शर्त है वो मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। तो लड़की ने 9 हाथ लंबी जो रस्सी ली उसको सिल के ऊपर रखा, पत्थर की सिल के ऊपर रखा और उसको आग लगा दी। रस्सी जल गई, लेकिन उसकी राख जो है वो सिल के ऊपर रह गई। तो वो उसको ऐसे ही लोनपोगार के पास ले गई और उनको बोला कि आप इसको पहनो। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर उठाना भी मुश्किल है। तो लोनपोगार तो हैरान रह गए कि अगर मैं इसको उठाऊंगा तो वो टूट जाएगी, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो लोनपोगार ने तो चालाकी करी थी ना कि लड़की जो है वो राख की रस्सी बना ही नहीं पाएगी, लेकिन अब लड़की ने अपनी समझदारी से उस राख की रस्सी को बना दिया, जिससे जो है लोनपोगार की हार हो गई। और लड़की की समझदारी को देखते हुए लोनपोगार ने अपने बेटे की जो शादी है वो उस लड़की से धूमधाम से कर दी। चलिए बच्चों, अब करते हैं हम इस पाठ की एक्सरसाइज। पहला प्रश्न है, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? इसका उत्तर है बच्चों, तिब्बत के मंत्री को यह चिंता थी कि उनका बेटा बहुत भोला और सीधा साधा है। वह बिल्कुल भी होशियार नहीं था। उनके बाद वह अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा? इसी का दूसरा प्रश्न है बच्चों, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? इसका उत्तर है, मैं रोज़ उसको दुनियादारी के बारे में समझाती, उसे पढ़ाती लिखाती, उससे सवाल जवाब करती, उसकी परीक्षा लेती। अगला प्रश्न है बच्चों, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया।
मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वह दुनियादारी समझ सके। इसी का अगला प्रश्न है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? इसका उत्तर है बच्चों, शहर के लोग ज़्यादा होशियार और समझदार होते हैं। उनमें रहकर भोला भाला व्यक्ति भी होशियार और सूझबूझ वाला बन जाता है। इसी कारण उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर भेजा। अगला प्रश्न है बच्चों, जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम लिखो। पाठ में हमें जौ के बारे में बताया गया है ना। हमने और अनाजों के बारे में बताना है। तो हमारे घर में कौन कौन से और अनाज जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं? सबसे पहले तो गेहूँ, रोटी बनती है ना हमारे घरों में। गेहूँ, जौ, बाजरा, ज्वार, मक्का और धान को चावल भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, गेहूँ और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूँ और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। तो प्रश्न है जी, प्रश्न यह है कि नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। दो प्रकार की संज्ञाएं कौन सी? जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। ठीक है, ये हमें शब्द दिए गए हैं। हमने बताना है कि इन शब्दों में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा और कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा में आएगा। तो अभी चलिए देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेह, शेरवानी, तांबा और खिचड़ी, ये है बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में आएंगे बच्चों आपका धातु, भोजन, शहर और वेशभूषा। अगला प्रश्न है बच्चों, ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। तो ऊपर थी जो आपकी जातिवाचक संज्ञा, वो थी धातु। तो धातु में आगे कौन कौन सी जो हैं वो धातु होती हैं? लोहा, सोना और चांदी, ये धातु होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी थी एक जातिवाचक संज्ञा भोजन। तो भोजन में कौन कौन से भोजन आ जाते हैं? रोटी, चावल, दाल। तीसरा आपका जातिवाचक संज्ञा थी शहर। शहर में कौन कौन से शहर आ जाते हैं? दिल्ली, पटना, मुंबई और कौन से आएंगे? चेन्नई। अगला है वेशभूषा। तो वेशभूषा में व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो क्या बनेगा? कमीज़, टाई, सलवार और बनाने हो तो स्कर्ट, कुर्ता। ठीक है, ये वेशभूषा की आपको आगे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। आगे है बच्चों, मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। जब उसने लोनपोगार ने अपने बेटे को बोला था कि मेरे को नहीं अच्छा लगा कि आपने उसके बाल उतार कर जो है वो बेच दिए, क्या उसने सचमुच ऐसा उसको अच्छा नहीं लगा होगा? तो उसका उत्तर है बच्चों, मंत्री को यह बात ज़रूर पसंद आई होगी, लेकिन इसमें उसके बेटे का कोई योगदान नहीं था। उसके बेटे ने थोड़ी करा था ये, तो वो तो लड़की का आइडिया था कि मैं आपको ऐसे उसके बाल भेड़ों के उतार के जो पैसे मिलेंगे उससे आपको मैं 100 बोरे जौ के खरीद के दे दूँगी। तो उसका अपना आइडिया तो था नहीं उसके लड़के का, तो इसलिए उसने खुशी जाहिर नहीं की और दोबारा उन्हीं भेड़ों के साथ उसे शहर भेज दिया ताकि उसे अपनी होशियारी दिखाने का एक और अवसर मिले। अगला प्रश्न है बच्चों, पहली बार में मंत्री के अपने बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। तो इसका उत्तर है, भेड़ों के बालों से उन्होंने ऊन बनाई होगी और ऊन से गर्म कपड़े जैसे शॉल।
भेड़ों के सींगों से उन्होंने सजावट की चीज़ें बनाई होंगी। अगला प्रश्न है, नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकती हो। नीचे हमें कुछ जो है वो वाक्य दिए हैं, हमने बताना है कि हम उन वाक्यों को और कैसे बोल सकते हैं। तो पहला वाक्य है, चैन से ज़िंदगी चल रही थी, तो इसको हम और कैसे बोल सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से जीवन कट रहा था। दूसरा वाक्य है, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, इसको हम कैसे बोल सकते हैं बच्चों, वह बिल्कुल होशियार नहीं था। तीसरा वाक्य है बच्चों, मैं इसका हल निकाल देती हूँ, तो हम इसको और कैसे बोल सकते हैं इसी वाक्य को, मैं इसका उपाय बताती हूँ। चौथा है जी, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, इसको हम लिख सकते हैं जी, उसकी अपनी चालाकी काम नहीं आई। अगला प्रश्न है बच्चों, लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था, तो होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है, किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो। इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी लिखो। तो हमने बताना है कि होशियार और जो चालाक है, इन दो शब्दों में क्या अंतर है। तो होशियार शब्द का प्रयोग अच्छे अर्थ में होता है, इसका मतलब है समझदार। अगर हम किसी को होशियार बोलते हैं मतलब वो समझदार है। जैसे अगर आपकी कक्षा में, आपकी क्लास में आपका टीचर आपको होशियार या इंटेलिजेंट बोलता है, इसका मतलब है कि आप समझदार हो, ठीक है। और चालाक शब्द का प्रयोग खराब या बुरे अर्थ में होता है, नेगेटिव वे में होता है चालाक शब्द का इस्तेमाल। चालाक मतलब चतुर। इसी प्रकार भोला शब्द का अर्थ है सीधा सादा। अगर कोई व्यक्ति भोला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह मूर्ख है, वह जानकार और पढ़ा लिखा है लेकिन हृदय से भोला या सीधा है। बुद्धू शब्द का अर्थ है मूर्ख या बेवकूफ़। जो सीधा साधा व्यक्ति होता है बेटा, ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो नालायक है या उसको कुछ पता नहीं है, वो होशियार होगा लेकिन वो भोला होगा, ठीक है। लेकिन जो बुद्धू शब्द आता है, बुद्धू का मतलब है बेवकूफ़ या मूर्ख। लड़की को तुम समझदार कहोगे या बुद्धिमान, क्यों? लड़की बुद्धिमान थी, उसने अपनी बुद्धि से एक मंत्री को इतना प्रभावित किया कि उसने अपने बेटे से उसकी शादी कर दी। तो जो लड़की थी वो बुद्धिमान थी, ठीक है। उसने अपनी बुद्धि से जो है वो लड़के की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया, जिससे खुश होकर लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी उससे कर दी थी। तो ये है आपकी पार्ट 1 की जो वर्कशीट है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा और ये वर्कशीट आप खुद से सॉल्व कर लेना। और अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट्स में मुझे लिख देना, मैं उसमें आपकी हेल्प कर दूँगी।